चलिए सब कोई को जोहार। जल्दी से जुड़ जाइए, थोड़ा लिंक को भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पुनः एक बार सब कोई को जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूवर्स में। पिछले क्लास में हम लोग खोट्ठा का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यू लेकर के हम आए थे, लेकिन मात्र में 50 एमसीक्यू करवा करके क्लास को ऑफ किए थे। आज हम लोग 50 के बाद जो बच रहा है 50 एमसीक्यू, उसको आज देखने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप आराम से बैठ लें, कलम कॉपी ले लें, कुछ अगर नोट करना हो तो नोट भी कर लें और आंसर फटाफट लगाएंगे, देर नहीं करेंगे। 14 से 15 सेकेंड में आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग क्या बताएं कि पिछले सेशन को आज हम बढ़ा रहे हैं। वो पार्ट 1 था, आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 51 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है, श्रीनिवास पानुरी जी से पहिल भेंट के समय शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हला। सवाल समझ गए। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि जब श्रीनिवास पानुरी से मिलने के लिए शांति भारत गए थे तो उनके साथ और कौन कौन लोग गए थे। शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी, शिवनाथ परमाणिक और गिरधारी गोस्वामी, बंसीलाल बंसी और परितोष कुमार प्रजापति, शिवनाथ परमाणिक और पंचम महतो। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, देर ना करो। जितने जल्दी है तते जल्दी आंसर करो। चलिए समझ गए, इस क्वेश्चन को समझ गए। ऑप्शन भी हम पढ़ के सुना दिया आप लोग को, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए सही आंसर क्या होगा, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। इनके साथ कौन गए थे, शांति भारत गए थे। और शांति भारत पूरे इस मिलन को एक संस्मरण के रूप में लिखे हैं। उस संस्मरण को हम लोगों को पढ़ना भी है, जिसका हेडिंग है बोरवा अड्डा कखई बोर, बरवड्डा का अच्छाई बोर। समझ गए, इस नाम से संस्मरण मिलता है, आप पढ़े भी होंगे। शांति भारत लिखने वाले हैं। और ये जब गए थे पहली बार शांति भारत मिलने के लिए गए थे श्रीनिवास पानुरी जी से, और उस पूरे मुलाकात को वो लिखते हैं, एक याद के रूप में लिखते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। एकर में कौन टा संस्मरण रचना नहीं लागे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है 52, देखिएगा आप कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्मरण रचना नहीं लागे। बरवा अड्डा का खई बोर, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, अजवायर भौजिक बड़ाइल चंगा, उजड़ल खोंधा। आपको बताना है कि इसमें संस्मरण कौन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें संस्मरण कौन नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो बरवा अड्डा का खई बोर तो है, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास ये भी है। इसके लिखने वाले हैं शांति भारत। आपको मालूम होगा शांति भारत लिखे हैं किसके बारे में, तो श्रीनिवास पानुरी के बारे में। और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास गोविंद महतो जंगली जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, गोविंद महतो जंगली जी। किसके बारे में, तो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार राधा कृष्णन के बारे में। अजवायर भौजिक बनाइल चंगा, ये आपको मालूम होगा कहानी है, जिसके लिखे वाला क्या थू, डॉक्टर विनोद कुमार। इसलिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उजड़ल खोंधा ये भी संस्मरण है। लिखने वाले कौन है, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। कौन लिखे हैं, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। 2007 के लुआठी में इसका प्रकाशन हुआ है। समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास पानुरी ऊपर लिखल संस्मरण लागे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास पानुरी के ऊपर लिखा गया संस्मरण कौन सा है। ऑप्शन है उजड़ल खोंधा, शेख भिखारी, बोरवा अड्डा कखई बोर, बीतल बेरा। जल्दी से बताइएगा, श्रीनिवास पानुरी के ऊपर लिखल गेल खोट्ठा के संस्मरण कौन है। ऑप्शन देखिएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, देर नहीं कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए ठीक है, सही आंसर क्या होगा, बोरवा अड्डा कखई बोर। समझ गए, लिखने वाले कौन थे, शांति भारत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल को हम पढ़ रहे हैं। सवाल क्या है, एक टोकी फूल कैसन किताब लागे। एक टोकी फूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कैसन किताब लागे। लोक कथा संग्रह लागे, लोकगीत संग्रह लागे, लोक गाथा कथा संग्रह, या लोक संस्कृति संग्रह। आपसे पूछा जा रहा है कि एक टोकी फूल कैसन किताब है। एक टोकी फूल कैसन किताब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक टोकी फूल किताब के बारे में, ठीक है। एक टोकी फूल किताब के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आपको बताना है
क्या है? देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या होगा? तो एक टोकी फूल खोटा लोकगीत संग्रह है। संग्रह करने वाले कौन है? ए.के. झा। याद कर लीजिएगा, ए.के. झा। कौन है? ए.के. झा जी हैं। ठीक है, 1984 में किताब के प्रकाशन भेल है। कब भेल है? 1984 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1984 में इस किताब का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खोठा लोक कथा नाम एक किताब एक प्रधान संपादक के लाग थी। खोठा लोक कथा एक किताब है, खोठा लोक कथा के नाम से एक किताब है। ये किताब के माने प्रधान संपादक कौन है आपको बताना है। चतुर्भुज साहू, विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक, ए.के. झा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग, कौन है? आंसर कीजिएगा जल्दी से, देर मत कीजिए, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए सही आंसर क्या होगा? ए.के. झा जी। खोठा लोक कथा नाम की जो किताब है इसके प्रधान संपादक कौन है? कौन है जी? तो भाई ए.के. झा जी है, ए.के. झा जी। ठीक है, ए.के. झा जी इसके प्रधान संपादक हैं। ठीक है, देखिए किताब ये वाला है आपका, खोठा लोक साहित्य किताब देख रहे हैं ना, बुक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा जी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आगे है 56 नंबर सवाल, खोठा लोक साहित्य के लेखक शिवनाथ प्रमाणिक कहियार कहाँ से प्रकाशित भेल है? एक किताब है खोठा लोक साहित्य, खोठा लोक साहित्य किताब जो है इसके लेखक शिवनाथ प्रमाणिक कहियार कहाँ से प्रकाशित भेल है? 56 का आंसर आपको करना है। तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? 2004 ईस्वी में खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से, 1988 में, 2010 में, 2001 में। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करना है, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। सही आंसर होगा 2004 में खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से बहराइल। आगे बढ़ते हैं। कादो कुटेक की लागे, कादो कुटक नहीं यहाँ होगा कोदो कुटे, कादो कुटेक मतलब कोदो कुटेक, कोदो कुटेक होगा। ठीक है, कोदो कुटेक मतलब क्या है? आहना है, पत्तर है, जान कहनी है, सुन कहनी है, आपको बताना है कोदो कुटेक कौन सी है। कोदो कुटेक की लागे आपको बताना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर कीजिएगा। 57 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करना है आपको। कोदो कुटेक क्या है? कोदो कुटेक क्या है आपको बताना है, कोदो कुटेक क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कोदो कुटेक क्या है, आंसर कीजिए। चलिए बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर। सही आंसर क्या होगा? आहना। कोदो कुटेक क्या है? एक आहना है। ठीक है, आहना है। कोदो कुटेक क्या है भाई? तो आहना है। ठीक है, आहना, आहना को क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग मुहावरा, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरा कहते हैं। कुछ कुछ मुहावरा का भी क्लास अलग से आप लोग का ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकर में सर्वनाम ना है क्या? आपको बताना है अगले सवाल में कि इसमें सर्वनाम कौन सा नहीं है, सर्वनाम कौन सा नहीं है, छांटना है। तोय, तोहिन, तोहें, तियन, सर्वनाम क्या है आपको बताना है। इसमें सर्वनाम को आप सॉरी सर्वनाम क्या नहीं है, सर्वनाम ना है, ये तोहिन के छांटे के हो। तोय, तोहिन, तोहें, तियन क्या है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा। तियन का मतलब क्या होता है? सब्जी होता है ना जी, जकरा हम खोठा में तरकारी को है। तोय तो है, तोहिन भी है, तोहें भी है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे फदरहा के स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है कि खोठा का एक शब्द है फदरहा, फदरहा के स्त्रीलिंग कौन सी होता है? फिदराही, फदरिहा, फदराही, फदरिही। क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 59 का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर क्या होगा? फदरहा का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। अगर स्त्रीलिंग की होता है? फदराही होता है। ठीक है, समझ में आ गलो, आगे बढ़ोइए। हमें रांची ले बसें अलो। देखिए अगला सवाल है कि हम रांची ले बसें अलो, हियाँ ले कौन कारके चिन्हा लागे? आपसे पूछा जा रहा है कि हमें रांची ले बसें अलो, हियाँ कौन कारके चिन्हा लागे? करण कारक के, कर्म के, आपादान के संबंध पे ध्यान से इसको देखिएगा, फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या होगा? आपादान होगा। बस से अलग हो रहा है ना जी, अलगाव हो रहा है ना, सही क्या होगा? आपादान। आगे बढ़ते हैं। खोठा कौन तालब ध्वनि के उच्चारण नख है? खोठा में किस तालब ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है आपको बताना है। खोठा में कौन सा तालब ध्वनि का उच्चारण नख है? चौ के, तालिब शौ के, ई के, इया के, क्या होगा? सही आंसर कीजिएगा, जल्दी से कीजिए। तालिब शौ होगा। ऐसे इसका हम लोग लिखने में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसके जगह पे दंत सौ का प्रयोग होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। खोठा में व्यंजन ध्वनि कर संख्या कितना है?
आपसे पूछा जा रहा है कि खोठा में कुल व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है। आपको व्यंजन ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वर्ण के बारे में, वर्ण में भी व्यंजन वर्ण पूछा जा रहा है। कितना है? 29, 35, 42, 25। क्या होगा? देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 35, क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा 29 जो होता है मुख्य व्यंजन होता है, +2 जो होता है उप व्यंजन होता है, और +4 जो होता है ये आपका माने कहिए तो विशिष्ट ध्वनि होता है, जिसका प्रयोग खोठा में होता है। मो का, लो का, रो का और नो का महाप्राण रूप, मोर, लो, रो और नो का महाप्राण रूप को विशिष्ट ध्वनि के रूप में खोठा में रखा गया है। म का महाप्राण रूप मोह, ल का महाप्राण रूप ल, र का रह और न का न। शब्द बोलेंगे तो हम ही, ल से मतलब बोलेंगे आगे देखिएगा ल, लेल्ही, लेल्ही बोलते हैं ना। र से बोलेंगे खैरहा और नौ से बोलेंगे ननकी। तो इस सब का प्रचलन है, इसलिए इन चारों को भी लोग व्यंजन मान लेते हैं। और दो में जो बता रहे हैं, दो में एक अढ़ा और एक ढा, ढा और ढा को भी लोग मानते हैं। लेकिन पंचायत सचिव में यही सवाल पूछा गया था, और जहाँ पे 31 माने सही माना गया था। कितना? 31 सही माना गया है, 31 सही माना गया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 35 भी मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रदीप कुमार का सही उपनाम छाटा। प्रदीप कुमार का सही उपनाम क्या है? आपको छाटना है। प्रदीप कुमार का सही उपनाम क्या होगा? दीपक, प्रदीप, बीजक, ढोलक। उपनाम बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दीपक। प्रदीप कुमार दीपक पूरा नाम है उनका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एकर पढ़वैया छुआ के लक्षण नखै। एकर में पढ़वैया कैसन शब्द लागे? देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि एकर पढ़वैया छुआ के लक्षण नखै। एकर में पढ़वैया कैसन शब्द लागे? पढ़वैया किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है, अवयव है या संज्ञा है। जल्दी से आंसर आपको करना है कि कैसन शब्द लागे। जल्दी से आंसर कीजिएगा, देर मत कीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर क्या होगा आपको करना है। 64 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। जल्दी से बताइएगा। देखिए एकर पढ़वैया छुआ का लक्षण नखै। पढ़वैया यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। सही आंसर क्या होगा? विशेषण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खोरठा कौन परिवार के भाषा है? आपसे पूछा जा रहा है कि खोरठा भाषा जो है वो कौन परिवार के भाषा लागे? द्रविड़ परिवार के, अष्टिक परिवार के, आर्य परिवार के, अनार्य परिवार के। जल्दी से आंसर कीजिएगा। खोरठा किस भाषा परिवार की भाषा है? सही आंसर क्या होगा? आर्य भाषा परिवार की भाषा है। झारखंड में 3 मुख्य परिवारों की भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है। आर्य परिवार का भी मिलता है, द्रविड़ का भी मिलता है और ऑस्ट्रिक का मिलता है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में आपका आता है क्या? कुड़ुक आता है और मालतो आता है। कुड़ुक और मालतो। आर्य परिवार में क्या आता है? तो सदानी भाषाएं आती हैं। नोट कर लीजिएगा, सदानी भाषा में क्या क्या भाई? तो नागपुरी आता है, खोरठा आता है, खोरठा आता है, इसके बाद आपका कुरमाली आता है, इसके अलावा आपका जो है सो कौन सा आता है भाई? तो कुरमाली के बाद एक पंचपरगनिया है, ये आता है। समझ गए? यानी ये 4 भाषाएं आर्य परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा में क्या आता है? कुड़ुक और मालतो। आष्टिक परिवार में आपका संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, हो आ गया। तो 3 भाषा परिवारों की भाषाएं हमारे यहाँ प्रचलित है। और झारखंड में जो गैर आदिवासियों की भाषा है, जिसको हम सदान भाषा कहते हैं, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, वो सारी भाषाएं आर्य परिवार से संबंध रखती है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। नाटक और पात्र के सही मेल छाटा। नाटक दिया हुआ है, नाटक किताब दिया हुआ है और उसके पात्र दिए हुए हैं। कौन सा मेल गलत है, कौन सा सही है, आपको छांटना है। 66 नंबर सवाल को आप देख रहे होंगे। 66 नंबर सवाल को देखिए, ऑप्शन को देखिए और आंसर को आप कीजिए। ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन क्या है? अजगर, रतिराम, डाह, सुहागी, चाबी काठी, घूरन सिंह, उद्वासल, कर्ण, सुयस और अपयस। आपसे पूछा जा रहा है कि नाटक और पात्र का सही मेल छांटना है कि कौन सा नाटक में कौन सा पात्र आता है, ये आपको बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन को देखिए, आंसर को कीजिए। ऑप्शन को देखिए और आंसर को कीजिए, जल्दी से कीजिएगा। देखिए उद्वासल कर्ण आप पढ़े होंगे, जिसमें सुयस और अपयस आता है। सही आंसर क्या होगा भाई? तो डी सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्याम सुंदर महतो श्याम मुक्तिक डहर काव्य केकर गाथा गावल हत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक खोठा के विद्वान है, खोठा के साहित्यकार हैं, जिनका नाम है श्याम सुंदर महतो श्याम। इनके द्वारा एक काव्य लिखा गया, जिस काव्य का नाम है मुक्तिक डहर। उस काव्य में किसकी गाथा के बारे में वो चर्चा किए हैं? शहीद शक्तिनाथ महतो, बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, कोई नाय।
जल्दी से आंसर कीजिए, ऑप्शन हम बता दिए, सवाल को देखिएगा, आंसर कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए हाँ, सही आंसर क्या होगा? शहीद शक्तिनाथ महतो का वर्णन किए हैं, ठीक है। श्याम सुंदर महतो कौन है? खोट्ठा के एगो दमगर साहित्यकार लाग थी, और रहे वाला कहाँ के थी? धनबाद जिला के गोमो के बगल में एक खेसमी गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। मुक्ति डहर इनखर काय भी लागे, ठीक है। जकरा में चर्चा मिले है ककर भाई, तो शहीद शक्तिनाथ महतो के चर्चा मिले है। उनखर संघर्ष के बारे में यहाँ पे बतवल गेल है, ठीक है, उनखर संघर्ष के बारे में बतवल गेल है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुलग साय कैसन काव्य है। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। 68 नंबर सवाल। कुछ कुछ सवाल आपको अलग सवाल मिल रहे होंगे, समझ गए ना? कुछ कुछ अलग सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो पूछा जा रहा है कि सुलग साय कैसन काव्य है? खंड काव्य, एकांकी, स्फुट काव्य या कोई नाय? जल्दी से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। 68 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है। तो सुलग साय भी खोट्ठा के एगो बहुत ही बेहतरीन काव्य किताब लागे, जय खंड काव्य के अंतर्गत आवे है। अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि सुलग साय के लिखे वाला के थी, तो सुलग साय के लिखे वाला थी खोट्ठा के एगो मने बेहतरीन विद्वान, जे छायावादी कवि के रूप में जानल भी जाहत, विश्वनाथ प्रसाद नागर। कौन लिखे हैं? विश्वनाथ प्रसाद नागर, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद नागर। इनकी 3-4 किताबें खोट्ठा में हैं। एक सुलग साय है ही, दूसरा रांगा लाठी है, तीसरा है उमर खयाम के जो रुबाई थे, उन रुबाइयों को ये खोट्ठा में अनुवाद की हैं। इसके अलावा झींगा फूल भी इनकी रचना है। और सुलग साय में ये महाभारत के जो प्रमुख पात्र था कर्ण, उसी के जीवन के बारे में पूरा यहाँ पे वो लिखे हैं खंड काव्य में। और इसका प्रकाशक जो है धनबाद से ही करवाए थे, पूजा प्रकाशन है, 2004 ईस्वी के आसपास यह किताब प्रकाशित हुई थी, सुलग साय नाम की किताब। विश्वनाथ प्रसाद नागर के बारे में बता दिए। इनकी एक कविता बड़ा ही फेमस कविता है, पूर्व जखन मुसैक उठा लाल सूरजक लाली, पाखिक दल चहक उठा मताइल हवा चाली, मारी डूबी आँखी मोरा ढुलू ढुलू हो जाए, बहक यदि हमर गोड़ जाए, फेंक दिहो किरण फंसाए लिहो मोरे भैर लिहो कोरा। बड़ा ही फेमस इनकी कविता है किनका? विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का। तो समझ में आ गया, नागर जी की ही किताब है क्या? सुलग साय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? धनबाद के रहने वाले हैं। धनबाद के बगल में एक गांव है भूदा, भूदा के ही रहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद नागर, ठीक है। आगे भीष्मक सत काव्य के लिख लिया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये भी आपको दिख रहा होगा। भीष्मक सत काव्य के लिखे वाला के हत? फूलचंद महतो, धनपत महतो, गणपति संतोष कुमार महतो, रामचरण विश्वकर्मा। 69 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है कि भीष्मक सत लिखे वाला के हत। भीष्मक सत लिखे वाला कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। भीष्मक सत लिखने वाले कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए भीष्मक सत भी खोट्ठा के वो खंड काव्य है, और लिखे वाला के थू फूलचंद महतो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम सब एक कविता के लिखल हत। हम सब एक नाम की कविता, एक कविता है खोट्ठा में, हम सब एक की कविता के लिखवैया के हत? ए के झा, श्रीनिवास पांडोरी, विश्वनाथ सुंदरीराज, कोई ना। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग और बताइएगा ये कौन लिखे हैं। हम सब एक कविता किनकी कविता है? तो हम सब एक कविता श्रीनिवास पांडुरी जी की कविता है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, चलिए अगला सवाल है शैवंतिक बूंद काव्य के लिखले हत। शैवंतिक बूंद काव्य के लिखवैया के हत? शैवंतिक बूंद काव्य के लिखवैया के हत? रामचरण विश्वकर्मा, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत, महेश गोलवार, कोई ना। 71 का आंसर आपको करना है। कौन है लिखने वाले? तो शैवंतिक बूंद काव्य के लिखवैया अथु जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। इन्हीं का एक और काव्य है मारा फारी, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। मारा फारी, चांदिक जूता, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगा लाठी काव्य के लिखले हत। रांगा लाठी काव्य के लिखवैया के हत? विश्वनाथ सुंदरीराज, शांति भारत, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ प्रसाद नागर। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए सही आंसर क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद नागर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोनक बोल कविता संकलन के करल हत? बोनक बोल नाम की एक कविता है, इस कविता का संकलन करने वाले कौन है? वंदना टेटे, रमणिका गुप्ता, मोमेरा बेगम मोमेरा, कोई ना। जल्दी से सवाल को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। फटाफट आंसर आप लोग कीजिए। आंसर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आंसर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कुछ लोग का गलती हो रहा है, लेकिन आप लोग करते रहिए। आप लोग आंसर फटाफट कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? रमणिका गुप्ता।
बोनक बोल लिखवैया के हथु रमणिका गुप्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोठा काठे पैदे खंडी काव्य के लेखक के हत। बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी आपके सामने आ गया है। एक किताब है कोठा काठे पैदे खंडी, ये किताब के लिखवैया के हत ए.के. झा, विश्वनाथ सौंदीराज, श्रीनिवास पानुरी, कोई ना है। कौन है जी? ए.के. झा जी है। कोठा काठे पैदे खंडी बताए थे आप लोग को ना। यहाँ पे कोठा काठे पैदे खंडी में काठ का मतलब क्या हुआ? साहित्य, साहित्य हो गया, ठीक है। और खंडी मतलब कविता हो गया, लेकिन ओरिजिनल में काठ का मतलब होता है 40 पहिला और खंडी का मतलब होता है 20 पहिला, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कविता पुराण कौन साहित्य है? कविता पुराण किस प्रकार का साहित्य है? लोक साहित्य है, बाल साहित्य है, शिष्ट साहित्य है, कोई नहीं। कविता पुराण कैसन साहित्य ला गए आपको बताना है। कविता पुराण कैसा साहित्य है? तो कविता पुराण आपका क्या है? बाल साहित्य है। कविता पुराण कैसा साहित्य है भाई? तो बाल साहित्य है, ठीक है, बाल साहित्य, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खोठा भाषा साहित्य गद्य लिखे परंपरा कखन से शुरू भेल है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे क्या कि खोठा भाषा साहित्य में गद्य लिखने की परंपरा की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? 19वीं सदी से, 20वीं सदी से, 18वीं सदी से, कोई ना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 20वीं सदी से। अब मान लीजिए सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खोठा शिष्ट साहित्य के लेखनी कब शुरू भेल है, तो आपका 1700 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था, समझ गए, 18वीं सदी से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राजा दलेल सिंह के बारे में कि वो शिवसागर नाम से काव्य लिखे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिंदगी टो होगा, ये सवाल जिंदगी राहे जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़िएगा। जिंदगी टो क्या होगा? ये जिंदगी टो होगा। जिंदगी टो उपन्यास के लिखवैया के हत चित्रंजन महतो चित्रा, विश्वनाथ सौंदीराज, डॉक्टर पारसनाथ महतो, कोई ना है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिएगा। जिंदगी टो उपन्यास के लिखवैया के हथु चित्रंजन महतो चित्रा जी हथु। कौन लिखे हैं? चित्रंजन महतो चित्रा जी। ध्यान रहे खोठा शिष्ट साहित्य का यह पहला उपन्यास किताब है। कौन सा? जिंदगी टो। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि खोठा शिष्ट साहित्य की पहली उपन्यास किताब कौन सी है, तो है आपका जिंदगी टो। लिखने वाले कौन है? चित्रंजन महतो चित्रा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जीवन की खोज में राजेश के बारे में चर्चा मिलता है, कैसे उसे उसकी प्रेमिका मिलती है, कैसे कैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी चर्चाएं यहाँ पे की गई है जिंदगी टो उपन्यास में। आगे बढ़ते हैं। दामोदर कोराय काव्य में कितना खंड है? सवाल आपके सामने आ गया है कि दामोदर कोराय किसे, कि दामोदर कोराय जो काव्य है शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा लिखी गई काव्य है, उस काव्य में जो है सो कितने टोटल खंड है? 4 गो खंड है, 4 गो खंड, सीधा कर दीजिएगा, 4 गो खंड, 6 गो खंड, 8 गो, 5 गो, क्या गो खंड है ये आपको बताना है। तो टोटल इसमें खंडों की संख्या 6 है। दामोदर कोराय के बारे में बताए थे कि इसका जो कथनांक है वो चेचगांव गढ़ से लिया गया है, और चेचगांव गढ़ की चर्चा 1886 में मानभूम गजेटियर के पृष्ठ संख्या 24 और 22 में किया गया था। और ये मानभूम गजेटियर का प्रकाशन कोलकाता प्रेस से हुआ था, और लगभग 100 वर्षों के बाद दामोदर कोराय के लिखल गेल है। और दामोदर कोराय में गुप्त वंश के चर्चा करल गेल है, जो उमादित्य आय करके दामोदर नदी के किनारे अंगसरगढ़ के किला के निर्माण करे है, और उमादित्य के ही वंशज आगे बढ़े है। कालकेतु के बेटा कमलकेतु, उमादित्य के रानी बरूनी, कालकेतु के बेटा कमलकेतु जब बाघ के खोज में जा है कहाँ? जंगल में, तो वहीं मुलाकात हुआ सरंची से, ठीक है। और सरंची कमल की चर्चाएं पूरी यहाँ पे मिलती है। टोटल 6 खंड है। पहला जो सर्ग है इसका, उस सर्ग को हम कहते हैं मेला। दूसरा जो सर्ग है वो है आपका सरंची कमल, और तीसरा जो सर्ग है वो है आपका राजवैद्य, क्या है भाई? राजवैद्य। चौथा जो है सो है हून, पांचवा जो है सो अमर चट्टान, और अंतिम जो है सो हड़प्पा। यहाँ से एक सवाल और बता दें, इस दामोदर कोराय का जो सबसे बड़ा सर्ग है वो है आपका सरंची कमल, और सबसे छोटा सर्ग जो है वो है आपका हड़प्पा, समझ गए। और इसका अंत दुखांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1986 में किताब के प्रकाशन बेल्ले लिखवैया शिवनाथ प्रमाणिक जी, ए.के. झा जी दामोदर कोराय को खोठा का मधुर काव्य का संज्ञा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधार का उल्टा अर्थ हवे है, अंधेरा का उल्टा अर्थ क्या होता है? अंधेरा का उल्टा अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिहान हवे है, अनगुत, इंजोर या रात, क्या होता है? अंधार के इंजोर हवे है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? जेठ होगा, जेठ,
देवर, देवरी या ससुर। 80 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइएगा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? जेठ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बालपन शब्द में कौन संज्ञा प्रयोग हवे हत? बालपन शब्द में संज्ञा का बालपन शब्द में कौन संज्ञा के प्रयोग हवे है? कौन सा संज्ञा है बालपन? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। बालपन क्या है? भाववाचक है। बालपन भाववाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है? लोटा डोरी में कौन समास के प्रयोग हवे है? ध्यान दीजिएगा, लोटा डोरी दोनों की उपयोगिता है, दोनों पद जो है सो महत्वपूर्ण है, दोनों पद की प्रधानता है। तो आपको छांटना है कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, लोटा डोरी दोनों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पनिया बड़ी छिपल है, पनिया बड़ी छिपल है, ये वाक्य छिपल शब्द का अर्थ बतावा। हल्का पानी, कनकन पानी, गंदा पानी, गर्म पानी। जल्दी से बताइएगा 83 नंबर सवाल का कि पनिया बड़ी छिपल नहीं यहाँ होगा, सॉरी यहाँ होगा धीपल। क्या होगा? धीपल। पनिया बड़ी धीपल है, इस वाक्य में धीपल का मतलब क्या होता है? धीपल का मतलब होता है गरम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खोठा भाखाएं संज्ञा कैगो किस्म भेद है? आपसे पूछा जा रहा है कि खोठा व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 है, 5 है, 6 है या 2 है? क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा 5। सबको ही आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति डहर कैसन काव्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्ति डहर लिखे वाला श्याम सुंदर महतो श्याम एक किस प्रकार का काव्य है? लघु काव्य, एकांकी, गीत या कोई ना? जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। कैसा काव्य है भाई? तो लघु काव्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उठ जाग झारखंडी कविता के लिखल हत? उठ जाग झारखंडी कविता के लिखे वाला के थी? शांति भारत, दिनेश दिनमणि, बी.एन. होदार, डॉक्टर विनोद कुमार। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना स्पीड में ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना स्पीड में मैं करवा रहा हूँ क्योंकि समय भी बच जाए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी आप देख लें। चलिए, उठ जाग झारखंडी एक कविता है, इस कविता के लिखवैया के हथु ये तो इनके बतावे के हो? शांति भारत, दिनेश दिनमणि, बी.एन. होदार या डॉक्टर विनोद कुमार? जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या होगा? बी.एन. होदार। एक उद्घोषक कविता है, लोगों के अंदर में जोश भरने का काम किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा भारत शोभले बोर्ड नदी है, एकरा में संज्ञा है बतावा। गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। गंगा भारत के शोभले बोर्ड नदी है, इसमें बताना है कि कौन सा संज्ञा का प्रयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए गंगा क्या हो गया? गंगा हो गया व्यक्तिवाचक। यही अगर रहता नदी तो क्या हो जाता? जातिवाचक। नदी रहता तो जातिवाचक होता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ढूंढना नाय कर हम बुहा रहल ही में संज्ञा है। देखिए, ढूंढना नाय कर हम बुहा रहल ही, इसमें संज्ञा कौन सा है बताना है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जल्दी से देखिएगा, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। ढूंढना नाय कर माने यहाँ पे होगा वही भाववाचक, भाववाचक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाँव के मुखिया, गाँव के मुखिया बंदिया लोक है में गुणवाचक विशेषण है। गाँव के लोग बंदिया है, एकरा में गुणवाचक विशेषण क्या है आपको बताना है। 89 का आंसर आपको करना है। देखिए, गाँव के मुखिया बंदिया लोग क्या है? विशेषण क्या है? बंदिया। ये आपका विशेषण शब्द हुआ। आगे देखते हैं। आगे खास पहला में अनाज पावल जाए, हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में इसके बारे में। आपसे पूछा जा रहा है कि खोरठा भाषा क्षेत्र के एगो क्षेत्रीय रूप में आवे है खास पहला, जरा सिखरिया क्षेत्र कहल जाए। ये खास पहला में कितना अनाज आवे है? 12 छटाक, 16 छटाक, 14 छटाक, 18 छटाक। 12 छटाक, 16 छटाक, 14 छटाक, 18 छटाक। सही आंसर क्या होगा आपका? 14 छटाक होगा। और रही रहता गोलवारी तो वहाँ पे आता है 18 छटाक। ठीक है, गोलवारी में कितना आता है? 18 छटाक आता है। तो ध्यान से आंसर करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। सुकुमार जी कहाँ के रहवैया लागत? अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि सुकुमार रहवैया लागत कहाँ के? सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले थे? पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, पतरागढ़, रामगढ़, भेंडरा, बोकारो, बुट्टी, रांची, कोयना। कहाँ के रहने वाले थे? भेंडरा, बोकारो के रहने वाले थे। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। ओहदार जी के अनुसार 1800 ईस्वी से लेकर 1947 तक के की कहल गेल है?
डॉक्टर बी एन हौदार जी के अनुसार से आपको बताना है कि ये जो है डॉक्टर बी एन हौदार ये मैंने क्या किए हैं, ये खोटा का काल विभाजन किए हैं। तो इसके अनुसार से 1800 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे खोटा में किस काल के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। ये मध्यकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्यकाल। हौदार जी 3 काल में खोटा के पूरे साहित्य को, युग को ये बांटते हैं। पहला जो काल है उस काल को ये आदिकाल कहते हैं, पहला काल को आदिकाल कहते हैं, और आदिकाल को ही कहा जाता है प्राचीन काल। और आदिकाल के बारे में अगर हम बात करें तो आदिकाल जो ये बी एन हौदार हैं वो मानते हैं 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक, समझ गए। 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक का जो खोटा शिष्य साहित्य का जो युग रहा था उसे ये प्राचीन काल और आदिकाल कहते हैं। फिर 1800 से 1947 का जो युग है उसको ये मध्यकाल कहते हैं, और फिर 1947 से लेकर के अभी वर्तमान तक का जो समय है इसको ये बोलते हैं क्या, आधुनिक युग, वर्तमान युग, आधुनिक काल, ठीक है। आगे देखते हैं, खोटा पहिल नाटक का नाम बतावा। खोटा की शिष्ट साहित्य का पहली नाटक किताब बताइए, कौन है, तितकी, उद्वासल कर्ण, जिंगिटो या करील, कौन सा है, सही आंसर होगा उद्वासल कर्ण। हालांकि ये किताब के प्रकाशन ढेरे दिन बाद भेल ले, लेकिन रचना बहुत पहले अकर करल गेल ले। चलो, लिखवैया के हथु श्रीनिवास पानुरी जी। आगे है, कृष्णचंद्र दास आला खोटा साहित्य के बांटले हथ। कृष्णचंद्र दास आला जी खोटा साहित्य को कितने काल में बांटे हैं, 3 पहर, 5 पहर, 7 पहर, 9 पहर, ये आपको बताना है। ये कितने काल में बांटे हैं, कितने काल में बांटे हैं, तो ये भी 3 काल में बांटे हैं। कृष्णचंद्र दास आला जी भी 3 काल में बांटे हैं। पहला जो इनका आधुनिक का आदिकाल जो है, किनका, आदिकाल, खोटा साहित्य का जो आदिकाल ये बोलते हैं, ये कब से कब तक बोलते हैं, 1951 से लेकर के 1951 लिख लीजिएगा, 1951 से लेकर के 1971 तक ये आदिकाल कहते हैं। इसके बाद मध्यकाल के बारे में अगर बात करें तो कृष्णचंद्र दास आला जी मध्यकाल बोलते हैं 1977 से लेके 1990 के समय को। और आधुनिक काल के बारे में अगर बात करें तो ये आधुनिक काल के बारे में बताते हैं 1991 से लेके अभी वर्तमान तक। ये आदिकाल को ही खोटा में कहा जाता है क्या, गौड़ाक पहर, फिर मध्यकाल को मध्यक पहर, और आधुनिक काल को आबगा पहर। चलिए अब आगे देखते हैं, खरगा पहाड़े खोजायर की लागे, एक माने रचना मिलता है खोटा साहित्य में खरगा पहाड़ के नाम से। तो ये क्या है, कहानी है, कविता है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, ये आपको बताना है। 95 का आंसर आपको बताना है। खरगा पहाड़ के खोजायर की लागे, ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर सवाल, धरा गगन सिद्धांत केकर देन है। धरा गगन सिद्धांत किसका देन है, चतुर्भुज साहू का, चितरंजन महतो का, अजीत कुमार झा का, पंचम महतो का। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए धरा गगन सिद्धांत जो दिए हैं वो खोटा के एगो जबर विद्वान अजीत कुमार झा यानी ए.के. झा जी दिल थिले, और इनका डॉक्टरेट के मानद उपाधि से भी मने दियल गेल ले, किनका, ए.के. झा जी के। इनका मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जानल जा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान सुधाकर के रचनाकार का नाम बतावा। खोटा का एक किताब है ज्ञान सुधाकर। ज्ञान सुधाकर के केकर रचना लागे, दलेल सिंह के रचना है, रुद्र सिंह के है, ए.के. झा के है, श्रीनिवास पानुरी के है। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप। 97 नंबर का आंसर जल्दी से आपको करना है। ज्ञान सुधाकर किनकी रचना है, तो ज्ञान सुधाकर रचना है रुद्र सिंह के। रुद्र सिंह के है दलेल सिंह के बेटा। चलिए आगे देखते हैं, सोहराय पर्व में कौन गीत गावल जा है। सोहराय पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है, चाँचर, विवाह, करम या कोई ना, कौन सा गीत गाया जाता है, सही आंसर क्या होगा, चाँचर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लोक कथा चलल आयल है। लोक कथा की शुरुआत कब से हुई है, लोक कथा कब से चलल आयल है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, दुयो रूप में कोई ना। लोक कथा कैसन कैसन लोक कथा के प्रचलन एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी में हवे है, लिखित रूप से हवे है, मौखिक रूप से हवे है, या दुयो रूप से हवे या कोई ना। तो मौखिक रूप से लोक कथा का ही मतलब होता है लोगों की कथा। इसका कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ये लोगों के मुख से मौखिक रूप से इसका स्थानांतरण होते रहता है। क्लियर है। अंतिम सवाल आज का, पुट्टी और पालू की हक है। पुट्टी और पालू क्या है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है या कविता है। पुट्टी और पालू क्या है, संस्मरण है,
यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है या कविता है, ये आपको बताना है। पुट्टी और पालू क्या है? खोटा का शब्द चित्र है। शब्द चित्र है। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर ए.के. झा जी। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको मैं लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा बताइए। देखिए कल नहीं ले पाए, काफ़ी मैसेज भी मेरे पास आ गया था कि सर आज क्लास क्यों नहीं लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि तबीयत भी अचानक से मैंने ख़राब हो जाती है। तो कल थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं था, सर भारी भारी लग रहा था, इसलिए मैं लाइव आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया था। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को? कैसा रहा सेशन आज का? आप बताएंगे सेशन ये कैसा लगा, ठीक है? कमेंट करेंगे, कुछ फीडबैक देना हो तो आप बताएंगे। अगर कोई टॉपिक वैसा जो आपको समझ में भी नहीं आता हो उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। समय निकाल करके उन टॉपिकों को भी मैं क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। जहां भी आपको समस्या हो रही है उस टॉपिक का नाम आप बताएं, उसको मैं सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलो, तोहिन खातिर हम अपना मेहनत कर रहा ली और एते रात के तोहिन खातिर हम घर से बाहर निकल करके वीडियो के शूट कर रहा लिए। तोहिन के चलते कि ताकि तोहिन के फायदा हवे। बस तोहिन सपोर्ट करियो, सहयोग करियो। तोहिन से कुछ हम मांगिए ना, बस तोहिन के सपोर्ट चाहिए खाली। और अधिक से अधिक लोग तक वीडियो के तोहिन पहुँचाओ, इतना तो कर सको है। अगर तोरा वीडियो पसंद आवो तो शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि यार लोग के फायदा मिले, ठीक है? मैंने खाना पीना तनी बाएँ टूट के खेला तो बेस हवे है। तो चलो, बड़ी बेस लागल तोहिन से संवाद करे में, तोहिन के बीच में कुछ ले करके हम अली और तोहिन के बतैली। तोहिन के परीक्षा खातिर मैंने थोड़ा बहुत सहयोग हमरो मैंने हो रहा है। अपने आप के हमहूँ सौभाग्यशाली मानो हूँ कि कम से कम तोहिन के थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करे के मौका हमरा मिलल है। तो इस सौभाग्य के बात है, ठीक है? तो बड़ा बेस लागल, बड़ा नीक लागल। तो चलो, अब हो चुकल है तोहिन से विदा लिए के समय। तो चलो, सबके जोहार रहता फिर से एक बार, और शुभ रात्रि तोहिन के। बढ़िया से तैयारी करो और सचिवालय पहुंचो, ठीक है? तो चलो, फिर से जोहार सभी के। मिलो ही अमीन अगला सेशन में। धन्यवाद सबके।